हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग इज फाइन। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। हम उसमें हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हमने पढ़ा था कि उसमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं जिनकी एक मेम्ब्रेन होती है। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे उन ऑर्गेनेलीज के बारे में जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं, और ये ऑर्गेनेलीज क्यों पाई जाती हैं और इनका क्या क्या काम है, क्यों ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। सेल ऑर्गेनेलीज हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल, रिमूविंग वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल। यूकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो किस चीज में हेल्प करती है? नया मटेरियल बनाने में, कुछ सेल के अंदर वेस्ट है तो उसको रिमूव करने में, और सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराने में। हाँ, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं और हर ऑर्गेनेली का एक अलग, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो सबसे फर्स्ट ऑर्गेनेली हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में एक अपनी ही मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस गिवन है फिगर 2.11 में। इसमें देखो, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट which has pores that allow the transfer of material between न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर जो जेली लाइक सब्सटेंस है, जब साइटोप्लाज्म जो पूरे सेल में प्रेजेंट है, उसमें मटेरियल का ट्रांसफर कराने में हेल्प करती है। द न्यूक्लियोलस इज द डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, ये एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होता है? राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस यानी फॉर्म होते हैं राइबोसोम्स। These subunits then exit the nucleus to cytoplasm, where one large and one small subunit assemble to form ribosome. न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स होती हैं, और जब ये राइबोसोमल सब यूनिट्स न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाती हैं तो ये इकट्ठा होके क्या फॉर्म करती हैं? राइबोसोम फॉर्म करती हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में और क्या है? क्रोमोसोम्स होते हैं, विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। और ये क्रोमोसोम्स हमें तब विजिबल होते हैं जबकि सेल डिवाइड करने वाले होते हैं। सेल में डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल, दो से ज्यादा बनते हैं। तो जब सेल डिवाइड करता है तो उस समय पे हमें क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, और इनका स्ट्रक्चर कैसा है? रोड शेप्ड, रोड जैसी शेप के स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन for inheritance of characters from parents to next generation in the form of DNA। क्रोमोसोम्स जो है उसमें इंफॉर्मेशन होती है किस चीज की?
करेक्टर्स होते हैं। करेक्टर्स यानी गुण जो कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बच्चों में जो ट्रांसफर होते हैं करेक्टर्स, उनकी इंफॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम्स के अंदर। वो इंफॉर्मेशन होती है हमारी डीएनए की फॉर्म में। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स। क्रोमोसोम में डीएनए होता है और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए मॉलिक्यूल्स में क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी जीन्स की इंफॉर्मेशन। पेरेंट्स से जो हमारे अंदर जो जीन्स आते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है डीएनए मॉलिक्यूल्स में। The functional segments of DNA are called genes. डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स यानी डीएनए का अगर हम सेगमेंट करें, उसको तोड़ें तो क्या बनेंगे? जीन्स। In a non-dividing cell, this DNA is present as part of chromatin material. जो सेल डिवाइड नहीं होते वहां पे डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एन एनटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमेटिन मटेरियल कैसा दिखता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर। When the cell is about to divide, chromatin material gets organized into chromosome। और जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होके इकट्ठा होके क्या फॉर्म करता है? क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनमें की वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, their DNA is present as single circular molecule associated with specific proteins। उनमें जो डीएनए है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल जिसके साथ स्पेसिफिक प्रोटीन्स एसोसिएट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स जुड़े होते हैं। दिस रीजन कंटेनिंग दिस जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल में जहां पे जेनेटिक मटेरियल होता है उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। वहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा, नेक्स्ट ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली जिसकी हम बात करेंगे वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन यहाँ पर बनता है राइबोसोम्स के अंदर। अब राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। हमने जो प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ा था तो उसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े थे, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के नेम। तो उसमें एक था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं या फिर फ्रीली भी पाए जा सकते हैं साइटोप्लाज्म में। तो नेक्स्ट कंपोनेंट, नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में हम ईआर भी बोलते हैं। ईआर होता है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज ऑर्गेनेली दैट स्प्रेड्स लाइक ए नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ER is continuous with the outer membrane of nuclear envelope। ER जो है वो न्यूक्लियस की जो एनवेलप है यानी न्यूक्लियस की आउटर लेयर है उसके साथ कंटिन्यूअस है।
उसके साथ अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है उसके साथ। इस फिगर में हम देख सकते हैं ये ईआर है, ये अटैच्ड है आउटर लेयर के साथ। अब ईआर का रोल क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या करता है उस सेल में। ईआर plays a key role in synthesis and transport of protein, fat and some hormones। प्रोटीन, फैट और कुछ हॉर्मोन्स का सिंथेसिस होता है ईआर में और उनका ट्रांसपोर्ट होता है। अब टू टाइप्स ऑफ ईआर होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए है क्योंकि इसके सरफेस के साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द सरफेस, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स रफ। इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिक्रीशन। ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड है और राइबोसोम्स क्या थे हमारे, प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है, इसका मतलब क्या है, इसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं है, इसलिए ये स्मूथ स्मूथ दिखाई देता है, प्लेन है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हार्मोन। फैट के सिंथेसिस में और स्टोरेज में ये हेल्प करता है। सो नेक्स्ट कंपोनेंट इज गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस इसको हम बोलते हैं पैकिंग एंड शिपिंग सेंटर। गोल्जी अपैरेटस स्ट्रक्चर की अगर हम इसकी बात करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है गोल्जी अपैरेटस का। ये है फिगर 2.13 में गिवन है गोल्जी अपैरेटस। दिस इज नॉट अटैच्ड टू द न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज अटैच्ड टू न्यूक्लियस, गोल्जी अपैरेटस इज नॉट अटैच्ड। Its structure is flattened and sac-like structures. It is functionally linked to ER, the cell membrane and other cell organelles. फंक्शनली जो है ये ER के साथ लिंक है, यानी ER के फंक्शंस जो है इसके वो ER के साथ भी कनेक्टेड है, सेल मेम्ब्रेन के साथ भी और दूसरे जो सेल ऑर्गेनेली है उनके साथ भी, सबके साथ मिलकर ये काम करता है। इसको क्या कहते हैं, सेल का पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं, सेल्स पोस्ट ऑफिस। इट मॉडिफाइज, sorts and packages proteins and lipids into vesicles for transportation, secretion और lysosome formation। गोल्जी अपैरेटस में क्या होता है, पैकिंग का काम होता है। पैकिंग किस चीज की, प्रोटीन की, लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं, हमारे एक तरह के फैट होते हैं, इनकी पैकिंग होती है और फिर इनका ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। अब एक साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी, इन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इसका नाम इन साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ा, गोल्जी अपैरेटस। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारा लाइसोसोम, द क्लीन अप सिस्टम। लाइसोसोम किस में हेल्प करता है, सेल का जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने में। जो भी सेल में वेस्ट मटेरियल है या डैमेज्ड ऑर्गेनेली हैं उनको सेल से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं लाइसोसोम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लीन अप सिस्टम।
Lysosome are single membrane bound sacs filled with enzymes which can break down unwanted protein, carbohydrate, fats and even damaged part of the cell. इनकी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, एक ही मेम्ब्रेन है। जैसे न्यूक्लियस क्या था, डबल मेम्ब्रेन था, दो मेम्ब्रेन थी उसमें। लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन है और इसमें एंजाइम्स भी हैं। वो एंजाइम्स किस चीज में हेल्प करती हैं? प्रोटीन अनवांटेड यानी वेस्ट मटेरियल जो है हमारा, अनवांटेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जिसकी सेल को रिक्वायरमेंट नहीं है उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। और जो सेल के जो डैमेज हो गए हैं जो पार्ट्स, उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ये क्या करते हैं? सेल को क्लीन और हेल्दी रखता है। सो नेक्स्ट ऑर्गेनेली की बात करें तो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज। जो भी सेल के अंदर एक्टिविटीज हो रही हैं उनको, उनमें जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कौन सप्लाई करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया में भी टू मेम्ब्रेन्स है, न्यूक्लियस की तरह ही टू मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसी है? स्मूथ एंड पोरस। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस। इनर मेम्ब्रेन is folded into finger-like projections called cristae। ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि स्मूथ है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनर मेम्ब्रेन का। और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्रिस्टी किस चीज में हेल्प करती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है तो ये क्या करेंगे? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगी। अब एक स्ट्रेट लाइन हो हमारे पास और एक जिगजैग लाइन हो तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? जिगजैग लाइन का। तो इसी तरह ये क्रिस्टी है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये क्या करेंगे? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगी फॉर केमिकल रिएक्शन एंड फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन, जिससे और ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हो पाएंगे और एनर्जी प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा सरफेस एरिया तो मतलब ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन। इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड अदर मोलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन किसका होता है? ग्लूकोज का और कुछ अदर मोलिक्यूल्स। ये मोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होके क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लूकोज और अदर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो एनर्जी रिलीज हुई है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी रिलीज हुई वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी की तरह काम करती है। जैसे हमारी करेंसी है रुपी, हम रुपी में एक्सचेंज करते हैं किसी को पैसे देने हो, तो इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी की यूनिट क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हमने पढ़ा था जब प्लांट सेल और एनिमल सेल के कंपोनेंट्स हमने पढ़े लास्ट क्लास में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। सो प्लास्टिड का काम क्या होता है प्लांट सेल में? ये करता है फूड सिंथेसिस।
food synthesis in the plant cell. You have learned that mitochondria provide energy to the cell that comes from food. Animals can obtain food from their surrounding. अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, फूड से। अब एनिमल अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, अपने सराउंडिंग से। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं हम। वो अपना फूड खुद बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब कैसे वो फूड सिंथेसाइज करते हैं अपना, उसके लिए प्लांट्स में स्पेशल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हेल्प इन फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस से, सनलाइट की प्रेजेंस में। और एक ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो एक ग्रीन पिगमेंट है वो किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, ए टाइप ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड का ही टाइप है क्लोरोप्लास्ट, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और किस किस में था, न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया में। Inside the chloroplast there is a semi-fluid substance called stroma. क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है जिसका नाम है स्ट्रोमा। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की स्ट्रक्चर कैसा है, डिस्क शेप, डिस्क जैसी शेप है, इस तरह से ये है स्ट्रोमा। अब इन स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये स्ट्रोमा क्या करेंगे, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो उस टाइम पे जो लाइट एनर्जी जो कि हमें सनलाइट से मिल रही है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। द sugars synthesized in this process are stored in stroma along with the starch granules। तो इस प्रोसेस में जो शुगर सिंथेसाइज हुआ वो कहाँ पे स्टोर होगा, स्ट्रोमा में। फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस में शुगर सिंथेसाइज होगा, फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, एक तरह की शुगर। तो जो शुगर सिंथेसाइज हुई वो कहाँ पे स्टोर होगी, स्ट्रोमा में, अलोंग विद स्टार्च ग्रेन्यूल्स, स्टार्च ग्रेन्यूल्स के साथ। Mitochondria and plastids have some features that are similar to certain bacteria। Mitochondria और plastids की कुछ फीचर्स ऐसी हैं जो कि बैक्टीरिया से मिलती हैं। कौन कौन सी फीचर्स हैं, जैसे दे बोथ हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इनका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है सेल के अलावा। सेल में तो डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट है ही, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड का अपना डीएनए और राइबोसोम भी होता है। अपना राइबोसोम है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने खुद के प्रोटीन बना सकते हैं। दे कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। These characteristics suggest both mitochondria and plastid share an evolutionary history with these single-celled organism। अब ये खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं, खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है, तो इसीलिए ये करेक्टरिस्टिक्स किससे मिलती हैं, जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक सेल जो थे, जैसे कि बैक्टीरिया। तो इनसे ये करेक्टरिस्टिक्स इनकी
मैच करते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि हाउ डू फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्वायर वेरिड कलर। फ्लावर्स में, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में अलग अलग कलर्स क्यों होते हैं? सभी फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रीन कलर के तो नहीं होते, अलग अलग कलर होते हैं। वो कलर क्यों होते हैं, कैसे हैं? इन फ्लावर्स, पेटल्स एंड फ्रूट्स, प्लास्टिड कंटेन पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल। अब देखो, हम फोटोसिंथेसिस में जो हमने क्लोरोफिल पढ़ा, हमने पढ़ा कि वो एक तरह का प्लास्टिड है, लेकिन प्लास्टिड क्लोरोफिल के अलावा और भी तरह के हैं। तो प्लास्टिड में पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के अलावा भी। इन प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो क्रोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर। ग्रीक वर्ड है क्रोमा, जिसका मतलब है कलर। अब ये पिगमेंट कैसे हो सकते हैं? येलो भी हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं। कोई भी ब्राइट कलर्स जो है इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं वो कैसे हैं? कलरफुल हैं। अब ये ब्राइट कलर्स किस लिए प्रेजेंट होते हैं? ब्राइट कलर्स किस चीज में हेल्प करेंगे? पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेंगे, जो कि पोलिनेशन में हेल्प करेंगे, जैसे इंसेक्ट्स और फ्रूट ईटिंग एनिमल्स। इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ब्राइट कलर्स देख के इंसेक्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ आएंगे, तो इससे फ्लावर्स के पास आएंगे और पोलिनेशन होगा। और क्या होगा? सीड डिस्पर्सल। सीड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सके। सम प्लास्टिड लैक पिगमेंट, कुछ प्लास्टिड्स में ये पिगमेंट्स नहीं होते। ऐसे प्लास्टिड कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। जो प्लास्टिड कलरलेस है, कोई भी कलर नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स व्हाइट, कलरलेस है इसलिए इनको बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट का काम है टू स्टोर फूड मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन। जो फूड मटेरियल प्लांट के अंदर फॉर्म हुआ है उसको स्टोर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ल्यूकोप्लास्ट इन पोटैटो एंड टेरो सेल्स स्टोर स्टार्च। पोटैटो और टेरो में जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। सो नेक्स्ट ऑर्गेनली जो कि हमारे सेल में प्रेजेंट होता है वो है वैक्यूल। द ऑर्गेनलीज फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट। वैक्यूल का काम क्या होता है? स्टोर करना और सपोर्ट करना। प्लास्टिड सच एज क्लोरोप्लास्ट हेल्प प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड टेम्परेरीली स्टोर इट। प्लास्टिड्स जो हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ये क्या करते हैं? फूड के स्टोरेज में हेल्प करते हैं, अभी हमने पढ़ा। बट ये कैसे स्टोर कर रहे हैं इसको? टेम्परेरीली, परमानेंटली स्टोर नहीं कर रहे, टेम्परेरीली कुछ समय के लिए उसको स्टोर कर रहे हैं। अदर प्लास्टिड, कुछ प्लास्टिड है जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरिंग फूड। ल्यूकोप्लास्ट यानी व्हाइट जो थे कलरलेस, वो भी हेल्प करते हैं फूड को स्टोर करने में। बट वेयर आर वाटर, मिनरल्स एंड वेस्ट मटेरियल। अब फूड तो स्टोर हो रहा है, लेकिन जो वाटर है, मिनरल है और जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? सेल के अंदर। तो इन ए मेच्योर प्लांट सेल देयर आर यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल surrounded by a single selectively permeable membrane. The vacuole is filled with watery fluid called cell saps. मेच्योर प्लांट सेल जो होता है उसमें एक बड़ा
वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसकी मेम्ब्रेन कैसी है, सिंगल मेम्ब्रेन है और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये वैक्यूल एक फ्लूइड से भरा होता है, वाटरी फ्लूइड, पानी जैसे फ्लूइड होता है उससे भरा होता है। इसको बोलते हैं सेल सैप। जो फ्लूइड है उसको बोलेंगे सेल सैप। अब वैक्यूल सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी इसके अंदर स्टोर हो रहा है कुछ। अब क्या स्टोर हो रहा है, इसके अंदर वाटर, मिनरल्स, शुगर एंड वेस्ट मटेरियल। जो भी वाटर है, मिनरल है, शुगर और जो वेस्ट मटेरियल है, वो सारा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वैक्यूल के अंदर। बाय स्टोरिंग large amount of water, the vacuole help maintain pressure inside the cell। अब बहुत सारा पानी जो है उसको वैक्यूल स्टोर कर लेता है, तो सेल के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या है, मेंटेन रहता है। सेल में ज्यादा प्रेशर नहीं बनता, तो इस वजह से प्लांट सेल कैसे रहता है, फॉर्म। When a plant does not get enough water, अब जो प्लांट को कई बार ऐसा होता है कि पानी ना मिले जितना पानी उस प्लांट को चाहिए, तो उस केस में द वैक्यूल लॉसेस वाटर। जो वैक्यूल में जो पानी स्टोर है वो पानी कहाँ आ जाएगा, सेल के अंदर, क्योंकि वैक्यूल की मेम्ब्रेन कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल, और सेल बिकम लेस फॉर्म एंड द प्लांट गेट्स विल्टेड। और उस प्लांट, जो वो प्लांट है जिसको पानी की कमी हो रही थी, तो वो कहाँ से पानी लेगा, वैक्यूल में से। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर समटाइम प्रेजेंट। एनिमल सेल में जरूरी नहीं है कि वैक्यूल प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। और उसका साइज भी कैसा होता है, स्मॉल होता है। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, एनिमल सेल में एक छोटा स्मॉल वैक्यूल। और एनिमल सेल में भी वैक्यूल का काम क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल को टेम्परेरीली कुछ समय के लिए स्टोर करते हैं। हमने सारे ऑर्गेनेलीज कवर किए हैं इस वीडियो में। जो जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं वो सभी ऑर्गेनेलीज हमने डिस्कस किए हैं, और उनका काम क्या है ये हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेल कैसे डिवाइड होता है, किस तरह से एक सेल से दो सेल बनते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।